इस विचार गोष्ठी के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय रघुनंदन जी, ईशान जी, सभागार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मंच पर बैठने की योग्यता रखते हैं, परंतु मंच की मर्यादा के कारण ही केवल सामने बैठे हैं। ऐसे सभी सम्मान्य बहनों तथा भाइयों, ये कल से अपना एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इसकी सफलता का एक नापदंड ऐसा है कि अंतिम सत्र में भी सभागार पूरा भरा हुआ है। सामान्यतः आयोजकों को एक बड़ी समस्या रहती है कि अंतिम सत्र कैसे होगा, और इसलिए बहुत ही संकोचवश वो सब करते हैं। परंतु आयोजक भी प्रसन्न है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग अभी उपस्थित होंगे। ये उदीयमान भारत, ये जो शीर्षक है, तो ये अंग्रेजी में तो लिखा है कि राइजिंग भारत। तो मेरे मन में पहला प्रश्न है कि इसका अस्त कब हुआ था कि अब राइज हो रहा है। जिसका कभी अस्त ही नहीं हुआ है, और हमें यहाँ बैठे हुए हम सबको विश्वास है कि इसका अस्त कभी होने वाला नहीं, करने की ताकत किसी में नहीं, और विश्व के नियंता को भी ये स्वीकार नहीं है कि भारत का अस्त हो जाए, इसलिए होने वाला नहीं। अब प्रश्न इतना ही रहता है कि समय समय पर इस देश के रहने वाले, देश को मानने वाले समय समय पर परीक्षण समीक्षा करते हुए इस भारत को सामर्थ्य संपन्न बनाने का प्रयास करते रहते आए हैं। उसी प्रयास का एक हिस्सा है आज की ये प्रातःकाल से कल से चली हुई इस गोष्ठी का। मैं समझता हूँ कि कई बातों का स्मरण कराने वाले लोग हैं। शायद ही, मैं शायद इसलिए कहता हूँ कि कई बातें आती रहती है। कल से आज तक नया तंत्र बताया होगा, परिस्थिति के आंकड़ों के आधार पर कुछ आकलन नया लगता होगा, पर जितने भी शीर्षक के आधार पर यहाँ बिंदु हुए हैं, वह शीर्षक कभी भी और निरंतर समाज के श्रेष्ठ जनों के चिंतन में, मनन में रहे हैं, उन्हीं विषयों को लिया, इसलिए नया कुछ नहीं। भारत के पास इतना है कि और उसको नया ढूंढ कर देने की आवश्यकता नहीं है। इतना भंडार है कि हम देते रहेंगे तो भी हम कभी खत्म होने वाले नहीं। और इसलिए एक बहुत अच्छा अवसर हम सबको मिला कि हमने विद्वज्जनों का इसमें और विचार भी सुने, उनके परिस्थिति का आकलन भी सुना है। एक बात आती है कि प्रवाह में जब चलता है तो एक वैचारिक संभ्रम निर्माण करने का प्रयास दुनिया की विविध शक्तियां करती हैं। जब संभ्रम निर्माण होता है तो दृष्टि प्रभावित होती है, देखने की, समाज की ओर देखने की, विश्व की ओर देखने की दृष्टि थोड़ी प्रभावित होती है। तीसरी एक बात रहती है कि समय समय पर उस वर्तमान तत्कालीन पीढ़ी को भारत का लक्ष्य क्या है इसके बारे में स्पष्टता होने की आवश्यकता रहती है कि आखिर भारत का मिशन क्या है। यहाँ पर व्यक्तियों के मिशन से भी ज़्यादा देश के, राष्ट्र के मिशन को सर्वोपरि रखा है, और इसलिए ये हर पीढ़ी को ये समझने की आवश्यकता रहती है कि भारत का मिशन क्या है। वैचारिक संभ्रम
लक्ष्य के प्रति स्पष्टता का अभाव और प्रवाह के चलते कहीं ना कहीं समग्रता से सोचने की भी कमी आ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस एक्सट्रीम पे जाते हैं, राइट एक्सट्रीम के लेफ्ट एक्सट्रीम, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं पर फोकस ज़्यादा हो जाता है। दुनिया में तो सब प्रकार के प्रवाह चलते, तो उस प्रवाह से हम लोग भी प्रभावित होते हैं। और जब दुनिया में इस चलते प्रवाह के कारण जब फोकस बदल जाता है, संभ्रम की अवस्था आती है, कई बातों के बारे में स्पष्टता न रहने के कारण, समग्रता से सोचने की कमी के कारण हम प्रवाह में चलते तो रहते हैं, पर विश्व के संदर्भ में भूमिका का निर्वहन करने वाला समाज हम सुरक्षित कैसे कर पाएंगे, ये हम सबके सामने प्रश्न, चुनौती हमेशा रहता आया है। समय समय पर उसके अनुसार व्यवस्थाएं बनती गई। हम व्यवस्थाओं के प्रति आग्रही नहीं है, हम लक्ष्य के प्रति आग्रही हैं। व्यवस्थाएं तो बदलती रहती है। शाश्वत चिंतन है, व्यवस्थाएं शाश्वत नहीं है। व्यवस्थाएं हमेशा काल सुसंगत रहती है, परंतु व्यवस्थाओं का अपना एक महत्व है और इसलिए देश के संचालन में, सब प्रकार के समाज के आगे बढ़ने की यात्रा में इसका भी अपना एक रहता है कि व्यवस्था। दूसरा है कि ढांचागत जो रचनाएं हैं, इसको अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहे, उसको वो बदलता रहता है, वो काल के सुसंगत आएगा। कम्युनिकेशन होना महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन के साधन बदलते रहेंगे, इसलिए उसके प्रति हम कोई, हमारी कमिटमेंट नहीं है। हमारी कमिटमेंट कम्युनिकेशन के प्रति है, क्या कम्युनिकेट करना है, क्या पहुंचाना है। और इसलिए ढांचागत व्यवस्थाएं ये हमेशा नई नई काल के अनुसार आती गई, विज्ञान के आधार पर आती गई, आवश्यकताओं के आधार पर आती गई, शोधों के रिसर्च के आधार पर आती गई। तो उस ढांचागत व्यवस्थाओं के संदर्भ में हमें कोई रिजिड नहीं है भारत। दुनिया के अन्य समाज थोड़ी रिजिड दिखाई देते हैं, जड़ दिखाई देते हैं, परंतु भारत का स्वभाव भी नहीं है, भारत के मानसिकता में भी नहीं है। हम लक्ष्य के प्रति है, व्यवस्थाओं का, ढांचागत रचनाओं का, और हम परिवर्तन हम स्वीकार करते आए। तीसरी बात होती है कि किसी भी देश को और अपनी भूमिका का, अपने लक्ष्य का ओर ले जाना है तो वो दुर्बल होकर नहीं चलता है, वो एक सशक्त चाहिए। दुर्बलों के वचनों को कौन सुनता है? कितने भी श्रेष्ठ हो, कोई सम्मान नहीं है। इसलिए किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए अपने रोल, अपनी भूमिका अगर निर्वहन करना है तो उसका सशक्त होना ये उसकी एक प्राथमिक न्यूनतम शर्त है, तभी हम कर पाएंगे। दुर्बलता रहती, अपूर्णता न रहे, इसका चिंतन करना पड़ता है। विचारों में और क्रियान्वयन में अपूर्णता न रहे। और इसलिए और तीसरी बात आती है कि किसी प्रकार के दोष उसके अंदर न रहे, एक निर्दोष व्यवस्थाओं का निर्माण होता जाए, ढांचागत व्यवस्था भी निर्दोष बनती जाए। इस प्रकार का एक दृष्टिकोण रखकर जिस समाज में समय समय पर विचार मंथन होता आया, वही समाज चिरंतन काल तक चलता रहता है। अन्यथा काल प्रवाह में, थपेड़ों में समाप्त हो जाते हैं। भारत समाप्त नहीं हुआ, इसका यही कारण है कि समय समय पर यहाँ के बुद्धिमान, कर्मशील, साधक, तपस्वी, इन लोगों ने इसको, इस भारत की अवस्था को बनाए रखा। वर्तमान की हम सबका ये दायित्व बनता है कि उस जिस प्रकार का भारत हमारे हाथ में है, उससे अधिक उज्जवल भारत आने वाली पीढ़ी के हाथ में दे के जाना है।
इसलिए मैं राइजिंग शब्द से थोड़ा थोड़ा असहमत तो नहीं हूँ, पर थोड़ा उससे मैं अलग मत रखता हूँ। और इसलिए यहाँ इस प्रकार की बातों की बात मैं कल से तो नहीं था, इसलिए हो सकता है कि अंत में बोलने वाला और जो प्रारंभ से नहीं है उसकी अगर फिर एक बार उसका अगर उल्लेख होता है तो वो क्षमा का पात्र रहता है। इसलिए हो सकता है कि कल कुछ बातें आ गई, आज आ गई, फिर मैं दोबारा कहूँ तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे, ऐसा विश्वास है। अब मैंने विश्वास व्यक्त किया है तो आपको आशंका रखने का कोई कारण नहीं है। तो भारत की जब हम व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो इसका संचालन यह बहुकेंद्रित रहा है। बहुकेंद्रित रहा है। जब हम कभी सोचते हैं कि इतने सारे बातों के बाद भारत समाप्त क्यों नहीं हुआ, तो आक्रमणकर्ताओं ने किसी एक पर आक्रमण किया, बाकी व्यवस्थाएं चलती रही। और इसलिए जब वो आक्रमण का प्रभाव खत्म हुआ तो बाकी व्यवस्थाओं ने फिर उसको स्थापित किया, क्योंकि बाकी व्यवस्थाओं को समाप्त करने का नहीं समझा। किसी को लगा राजा है, राजा को समाप्त करो ये देश समाप्त हो जाएगा, तो राजा समाप्त होने से देश समाप्त नहीं होगा। किसी को लगा भारत में मंदिर है तो मंदिरों को तोड़ा, मंदिर तोड़ने के कारण हिंदू समाज या भारत समाप्त नहीं हुआ, मंदिर लोगों ने फिर बनाए। लोगों ने ग्रंथ चलाए, इनको लगा कि ज्ञान संपदा ही इनकी शक्ति है, तो इस ज्ञान संपदा को नष्ट करो, लोगों ने जलाया। पर यहाँ के लोगों ने फिर ग्रंथ निर्माण किए। कोई कहेगा ओरिजिनल क्या था, तो हमारे यहाँ के विद्वान लोगों ने कहा जो लिखा जाता है वो ओरिजिनल ही है, ऐसा मानकर ही चलो। अब ये भी एक बड़ा साहस की बात होती है, क्योंकि ऐसा कहने वाले भी एक साधक श्रेणी के लोग रहते हैं। वो कहते हैं जो जलाए तो जलाए, फिर लिखेंगे हम लोग। और इसलिए कभी भी भारत की सब प्रकार का संचालन जो होता रहा वह एक केंद्रित नहीं तो बहु केंद्रित संचालन रहा है। तो मंदिरों ने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है, तपस्वियों ने किया है, साधकों ने किया है, संतों ने किया है, समाज सुधारकों ने किया है, आक्रमण जो पुरुषार्थी थे उन्होंने किया है। तो ये सब प्रकार की शक्तियाँ भारत को संचालित करती थी। तो यह पूरे दुनिया के विश्व के नक्शों में भारत का एक इस प्रकार का भिन्नता का स्वरूप रहा कि हमारी सारी व्यवस्थाएं यह कभी भी राजा केंद्रित एक केंद्रित नहीं थी। मैं केवल राजा की बात नहीं करता हूँ, कभी हो सकता है कि भविष्य में उद्योगपति केंद्रित बन जाएगी। भारत का कभी ऐसा होने वाला नहीं। और इसलिए बहु केंद्रित अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस को लेकर यहाँ पर समाज को आगे बढ़ाने का तंत्र हमेशा विद्यमान रहा है, आज भी है। और अगर कहीं उसमें दुर्बलता आई है तो हम सबके सामने एक चुनौती है कि उन दुर्बलताओं को समाप्त करते हुए इस बहुकेंद्रित व्यवस्था को सशक्त बनाए रखना, यही हम सबका मूल काम है। वह तो संचालन बहुकेंद्रित रहा। व्यवस्थाएं भी अलग अलग प्रकार की केंद्रित रही है। यहाँ पर राजा को अधिकार थे, अगर मान लिया जाए तो गांव के सरपंच को भी अधिकार थे। ये सरपंच कल्पना आज की नई बात नहीं है। भारत की ग्राम रचना में, ग्राम व्यवस्था में ये व्यवस्था प्रारंभ से चलती आई है। और इसलिए यह एक व्यवस्थाएं भी विकेंद्रित रही। देश राष्ट्र एक होने के बाद भी उत्तर की व्यवस्था उत्तर देखता है, दक्षिण की व्यवस्था दक्षिण देखता है, हर राज्य अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखता है, फिर भी एक राष्ट्र है। ये एक अद्भुत उदाहरण दुनिया के इसमें रहा। अन्यथा राज्य साम्राज्य केंद्रित जब चलता है तो कई बातें आती है। तो इसको भी, इस व्यवस्थाओं को भी हम अगर सोचेंगे तो विकेंद्रित व्यवस्था है। प्राचीन काल में कभी जनपद शब्द प्रयोग चलता था। जैसे हम गुजरात में यहाँ बैठे हुए हैं तो सौराष्ट्र अलग है, काठियावाड़ अलग है, दक्षिण गुजरात अलग है, मध्य गुजरात आज भी अलग है, परंतु एक भी है, एक भी है, अलग भी है। एकता का सूत्र मजबूत रहा, इसलिए ऊपर की अलगता का कोई समस्या निर्माण नहीं हुई कभी भी। और इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं विकेंद्रित रही है। तीसरा है कि
इस समाज जीवन जब हम देखते हैं तो भाषा में भिन्नता, खान पान में भिन्नता, जीवन शैली में थोड़ी बहुत भिन्नता, पूजा पद्धतियों में भिन्नता, कई प्रकार की परंपराओं मान्यताओं में भिन्नता, इतना होने के बाद भी यहाँ का समाज जीवन हमेशा परस्पर पूरक रहा है, परस्पर पूरक रहा है। इन बातों को लेकर भारत में कभी आपस में संघर्ष नहीं हुआ, और संघर्ष हुआ भी वो तो टिका नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं चला। किसी विकृति के कारण आपस में संघर्ष हुआ भी, आज भी होता है। महाराष्ट्र कर्नाटक का झगड़ा तो आज भी है, पंजाब हरियाणा का झगड़ा है, तेलंगाना आंध्र का झगड़ा है, कावेरी जल किसका है, कर्नाटक का है कि तमिलनाडु का झगड़ा है, पर वो तो रहता है। फिर भी इसके बावजूद भी इन छोटी छोटी मत भिन्नताओं के बाद भी परस्पर पूरकता बहुत है। कभी कभी सरकारी स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र का कपास मध्य प्रदेश में नहीं जाएगा, प्रतिबंध था। आप क्षमा करेंगे, गुजरात में नशा शराब बंदी है, पर शराब आती तो है। तो ये भी एक परस्पर पूरकता का एक, आप इसको मान सकते। अब ये जो परस्पर पूरकता, हम सकारात्मक दृष्टि से अगर सोचे तो यहाँ का समाज जीवन कई प्रकार की भिन्नताओं के बाद भी परस्पर पूरक रहा है। तो इस परस्पर पूरकता का हमें कोई उसमें कोई हमारे मन में कोई खेद है, खंत है नहीं है। कपड़े पहनेंगे, खान पान अलग रहेगा, ये तो होता है। ये कोई विवाद का झगड़ा, विवाद का कारण नहीं बनता है। कभी कभी राजनीतिक लोग इसको भी विवाद का कारण बनाते हैं, पर वो टिकता नहीं है। मुंबई कोणाची एक समय नारा था, आता मुंबई सगळ्यांची, कोणाची एकट्याची नाही, हो गया। पर एक संकुचितता को बढ़ावा देने का प्रयास होता है, लेकिन ऐसी संकुचितताएं कभी भी दीर्घ काल तक नहीं टिकी, क्योंकि हम परस्पर पूरक जीवन शैली हमारी भारत की रही है। यही इसका मूल कारण है। लंबे समय का अगर हम इतिहास का ये देखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि परस्पर पूरकता है। तो यहाँ की जीवन की रचनाएं यह प्रकृति के साथ तालमेल करने वाली रही है। प्रकृति के साथ मित्रता करते हुए यहाँ के लोगों ने अपना जीवन चक्र चलाया है, जीवन चक्र चलाया। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु है भारत के अंदर। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र की भी कृषि है, तो राजस्थान के रेगिस्तान में भी कृषि करने वाले लोग हैं, तो केरल तमिलनाडु के समुद्र तट पर भी खेती होती है। नहीं होती ऐसा नहीं है, भिन्नता है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खाद्य तेलों में अगर सरसों का तेल है, तो हम नर्मदा के नीचे की तरफ चले जाते हैं तो मूंगफली का तेल खाते हैं, और नीचे जाएंगे तो नारियल का तेल खाते हैं। नहीं, भारत ने पूरा सरसों का तेल ही खाना चाहिए, ये कोई नियम कर सकते हैं क्या? तो हम प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए चल। अब हम उसमें भी हमने हमारी विकृति आ गई है, वो अलग बात है, आज का वो विषय नहीं। कि इस प्रकृति के साथ हमने तालमेल न करते हुए चलने का रास्ता जो अपनाया है उसके कुछ दुष्परिणाम हैं, पर अभी उसकी बहस में नहीं जाएंगे, कभी इसकी और चर्चा आप लोग कर सकते हो, पर ऐसे कई विषय हैं। तो जीवन हमारा यहाँ का प्रकृति के अनुरूप हम अपने आप को ढालते आए हैं। तो यह एक हमारी ये जो मैं जो कह रहा हूँ, यह चिरंजीवता का जो कारण है वो ये है। सब इतने प्रकार की भिन्नता को स्वीकार करने वाले फिर भी समाज के नाते एक है, राष्ट्र के नाते एक है। यह एक अद्भुत इस प्रकार का एक नमूना विश्व के मंच पर है। अंतिम बात अगर कही जाए तो राजा और प्रजा, इसका रिश्ता ये किस प्रकार का रहा है,
अगर प्रजा राजा को भगवान के रूप में देखती है तो राजा भी प्रजा को अपने बेटे के रूप में देखता आया है, भक्त के रूप में नहीं। मैं क्षमा करें, मैं भक्त शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता हूँ। आजकल राजा के भक्त बनते हैं, पुत्र नहीं बनते, वो अलग बात है। ये लोकतंत्र की एक विडंबना ये भी है एक, लेकिन है। परंतु मूल क्या है? मूल में तो राजा को भगवान माना, राजा को अपने पिता के रूप में माना, और राजा ने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के रूप में माना। ये यहाँ के राज्य चलाने वालों की मानसिकता और उस राज्य में रहने वाले जन सामान्यों की मानसिकता ये थी। ये है तो हमें चिंता नहीं है कुछ, हमारी सारी व्यवस्था देखेंगे। आज के इसमें भी इस जनतंत्र को अपनाने के बाद आज की व्यवस्थाओं में सबसे अधिक अच्छी व्यवस्था तो जनतंत्र की है, लोकतंत्र है। इससे अच्छी व्यवस्था दुनिया में आज कम से कम नहीं है, भविष्य में आ सकती है, मालूम नहीं। और इसलिए आज के जनतंत्र में जनता अपने राजा का चयन करती है। इतना परिवर्तन आया। राजा को भी अपना सब प्रकार का कार्य करते समय जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही चलना पड़ता है। ये भी एक है। तो जनशक्ति के दबाव में राजा है और राजा के संचालन में जनता का जीवन चलता है। ये परस्पर पूरकता, ये स्वस्थ बनी रहे, इसकी आवश्यकता तो है। और इसलिए यह एक अपनी इतने प्रकार की सारी व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ यह देश और ये समाज, उसके हम सब लोग घटक हैं। यहाँ पर चर्चा में धर्म का विषय आया, यहाँ पर शिक्षा का विषय आया, सुरक्षा का विषय आया, पर्यावरण का विषय आया, आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा चली। ये कई प्रकार की बातें और यहाँ पर चली हैं, चर्चाएं हुई है और आगे भी होती रहेगी। ये कोई परिपूर्ण तो है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। परंतु जब हम एक एक विषय का मूल सूत्र अगर हम विचार करें, उस मूल सूत्र के मूल चिंतन के प्रकाश में समाज चलना चाहिए। वो जब उससे हट जाता है तो प्रश्न और समस्याएं, सब चुनौतियां अलग प्रकार की खड़ी होती हैं। अगर हम एक धर्म के क्षेत्र की बात करें तो धर्म का एक शक्ति है देश की। मैं वो कुंभ होते हैं, सिंहस्थ होता है और प्रयाग में लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उन बातों में भी नहीं जा रहा हूँ। यात्राएं कितनी होती है, मेले कितने होते हैं, उसका संबंध नहीं है। जब धर्म यहाँ पर कहा गया तो ये कहा गया कि एक सकारात्मक विचार लेकर चलने वाला समाज, उसको धार्मिक कहा है। उसको धार्मिक कहा है जिसमें व्यक्ति का पोषण होता है, व्यक्ति का रक्षण होता है, ऐसा व्यवहार परस्पर किया जाता है, उसको कहा है कि धर्म की मर्यादाओं में चलते हैं हम लोग। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। और इसलिए इस धर्म के उस धर्म के इसे विवाद हमारे यहाँ पर हमको स्वीकार नहीं है, ऐसे विवाद स्वीकार नहीं है। अगर इस धर्म की व्याख्या को सही रूप से सारा विश्व भी अगर समझ ले तो सब विश्व का एक ही धर्म होगा जिसका नाम होगा विश्व धर्म। इस विश्व धर्म का मार्ग बनाने वाला भारत, क्योंकि धर्म की अगर एक सकारात्मक सोच है तो वो किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हो, किसी भी प्रकार की आराधना करते हो, किसी प्रकार की भी साधना करते हो, तो वह धर्म अगर परस्पर जीवन का संदेश देता है तो उसको विरोध किसका होने का कारण है। इसलिए धार्मिक बनना कोई अपराध नहीं है। कोई कहते नहीं हमको धार्मिक मत कहो, क्योंकि धर्म का भिन्न प्रकार का विकृत चित्र कई लोगों ने निर्माण किया। इसके कारण प्रश्न इसी कारण नहीं निर्माण हुए कि धर्म की व्याख्याएं ठीक नहीं है। प्रश्न इसलिए निर्माण हुए कि धर्म को अलग प्रकार के विकृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास मैं कहूँगा कि अधर्मी लोगों ने किया है, अधर्मी लोगों ने किया है। और ये धर्म और अधर्म का हमेशा संघर्ष रहा है। अगर भारत में अगर आपस के संघर्ष है,
प्राचीन काल में हम देखेंगे तो वास्तविक संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच है। धर्म और अधर्म के बीच। अब अधर्म कौन होता है? तो जो धर्म नहीं जानता है वही अधर्मी है वास्तव में। धर्म को मानता है नहीं, धर्म को जो जानता है, धर्म को आचरण में लाता है, वो धार्मिक है। इस प्रकार की धर्म की एक सकारात्मक दृष्टि और एक सकारात्मक व्याख्या कर। अगर आपने यहां पर कहा गया हो कि धर्म यानी कर्तव्य है, तो कर्तव्यों का स्मरण कराना ये किसी के विरोध में कैसे हो सकता है? और कर्तव्य का पालन करने वाला मंदिर में जाए न जाए फिर भी वो धार्मिक ही माना जाता है। और अगर मैं शब्द कहूँ तो आप क्षमा करेंगे कि जो केवल अधिकारों की चर्चा करते हैं उनको अधार्मिक श्रेणी में डालना चाहिए। जो कर्तव्य की चर्चा करते हैं वही वास्तविक धार्मिक है। तो थोड़ी एक व्यापक दृष्टि। जब धर्म मंदिरों में और मठों में और आश्रमों तक सीमित हो गया तब कई प्रकार के संघर्ष और विवाद के विषय बने। इसलिए अगर भारत धर्म के मार्ग पर चलना है तो कर्तव्यों के मार्ग पर चलना है, सकारात्मक सोच लेकर चलना है। इस धर्म का सूत्र एक ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके अलावा दूसरा कोई सूत्र नहीं है। बीच बीच में जनप्रिय नारे लगते हैं ना, जनप्रिय एक नारा चला, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये भारत के मनीषियों को स्वीकार नहीं है। भारत के मनीषी कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में कुछ लोगों को हमने सुख को हमने तिलांजलि देने के लिए कहा है। बहुजन सुखाय इसका मतलब अल्पजन दुखी रहेंगे। भारत के मनीषियों ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। भारत के मनीषियों ने कहा सर्वभूत हिते रतः, ये कहा। भारत के मनीषियों ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये कहा। अब इसमें कौन सी मूर्ति है, कौन सा ग्रंथ है, कौन सी देवता है? कुछ नहीं, ये सब धार्मिक है। और इसलिए जब स्वामी विवेकानंद ने जब कहा कि भारत में जब तक धर्म शेष है तब तक दुनिया में धर्म रहेगा, जिस दिन भारत में धर्म समाप्त हो जाएगा धर्म नाम की कोई चीज विश्व के मंच पर कहीं नहीं रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका देकर गए स्वामी जी कि धर्म की रक्षा करो आप, धर्म की रक्षा। हाँ, उस धर्म के आचरण का प्रकटीकरण मंदिर है, एक प्रतीक के रूप में है, प्रतीक के रूप में ग्रंथ है, प्रतीक के रूप में पूजा पद्धति है, पर वही मात्र केवल धर्म नहीं है। यह इस देश में रहने वाले हम सब लोगों ने इसको समझने की और इसके प्रति एक प्रतिबद्धता के साथ चलने की आवश्यकता रहती है कि धर्म, इसका संबंध अगर जीवन के नित्य जीवन के अगर आचरण से है तो उस आचरण को समझकर समाज चलेगा, इसकी बात आती। और इसलिए यह संतों ने, ऋषि मुनियों ने तो यही कहा, बहुजन हिताय नहीं बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ये कोई नई बात नहीं। जब 18 पुराण लिखे गए तो 18 पुराणों के सार के रूप में जब महर्षि व्यास जी ने जो कहा, उसका उक्ति ऐसी है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परपीड़ा पाप है और वो अधर्म है। दूसरों के लिए अच्छा काम करना यही पुण्य है। ये सारे 18 पुराणों का सार। कौन सा मंदिर बताया है, कौन सी देवता की मूर्ति बताई है, परंतु एक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, इसलिए मूर्ति रखनी पड़ती है, इसलिए कुछ कर्मकांड करना पड़ता है, क्योंकि हम भी परिष्कृत होते रहे, शुद्ध होते रहे। हम शुद्ध हो, परिष्कृत होते रहे, इसलिए वो पूजा पाठ है, इसलिए पूजा पाठ वो करना है। कर्मकांड के हम विरोधी नहीं बनना है, पर कर्मकांड क्यों करना है? तो मैं स्वयं अपने आप को ठीक रखूं। भगवान के लिए पूजा नहीं है, पूजा तो मेरे लिए है। मैं इसलिए पूजा करता हूं कि मैं उन बातों का स्मरण करता हूं, इसलिए ना। और इसलिए इस धर्म को इस व्यापक अर्थ में आज स्थापित करना, पुनर्उल्लेख करना, पुनर्स्पष्टता करना,
इस प्रकार का भारत का समाज धार्मिक बना रहे, ये भारत का अस्त कभी नहीं होना है। तो ये भारत इस दृष्टि से धार्मिक देश ही रहना चाहिए। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी इच्छा है, यही ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, करने के लिए काम मिला है। तो धर्म का क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारी व्यक्तियों ने यहाँ पर बताया, मेहता जी ने बताया, इंदुमती तो इसकी बहुत गहन अध्ययन की हुई विदुषी है, इसलिए उसके बारे में कहने का अधिकार तो मेरा नहीं है, और हमने सुना भी है। लेकिन जब हमने शिक्षा को केवल रोजगारोन्मुखी तक सीमित कर दिया, तब प्रश्न निर्माण हुए ना। आज की शिक्षा पद्धति छात्रों को या विद्यार्थियों को परीक्षार्थी बनाती है कि ज्ञानी बनाती है? जब परीक्षार्थी बनाना जब प्रारंभ हुआ तो हमारे एक बहुत बड़े अनुभवी अध्ययनशील व्यक्ति थे, वो कहा करते थे कि जिस दिन भारत ने 35 मिनट का कालांश और 35 मार्क में पास ये जब तय किया, तभी हमने शिक्षा की हत्या कर दी। ये उसमें 35 मार्क मिलते हैं, इसका मतलब है 65 नहीं मिले हैं आपको। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? और आजकल तो नई नई पद्धति आती हैं, छात्र जीवन में तो कई प्रकार के प्रयोग चलते, पर हमें परीक्षार्थी बनाना है। क्या बनाना है? शिक्षा कौन सी लेंगे? जिसके अंदर अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, जीवन में भौतिक साधनों से संपन्न जीवन मिलेगा। ऐसी शिक्षा का पाठ्यक्रम जब चुनना प्रारंभ किया, तब सारी शिक्षा की मूल भावना को हमने तिलांजलि दे दी। तिलांजलि। ये भारत का चिंतन नहीं। जब हम कहते हैं कि हम पश्चिम के चिंतन से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसका एक बड़ा साफ साफ दिखने वाला ये शिक्षा का क्षेत्र है। ये भारतीय चिंतन में नहीं है। आप बहुत हिम्मत के साथ, बहुत धैर्य के साथ इस आई हुई शिक्षा की आई हुई विकृतियों को दूर करना, ये समाज के सभी स्तर पर मानस बनाने की आवश्यकता है, तभी संभव है। अन्यथा और हम विकृतियों के गर्त में जाकर कहीं न कहीं समाप्त होने के इसमें चले जाएंगे। आज हमको सावधान होने की आवश्यकता है। और इसलिए शिक्षा का उद्देश्य अगर व्यक्ति विकसन का है, तो व्यक्ति विकसन को महत्व दीजिए। व्यक्तित्व विकसन है। भारतीय भाषाओं में तो 2 शब्द है। अंग्रेजी बहुत दुर्बल भाषा है। आप कहेंगे अंग्रेजी सारी दुनिया में चलती है और दुर्बल किसी है? अंग्रेजी में शब्द है पर्सनैलिटी। भारतीय भाषाओं में गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, 2 शब्द है। एक व्यक्तिमत्व है, एक व्यक्तित्व है। आज की शिक्षा व्यक्तिमत्व का विकास कर रही है कि व्यक्तित्व का विकास कर रही है, ये हम सब के सामने गहन प्रश्न है। व्यक्तिमत्व है, बाह्य रूप है, अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है। अच्छा बोलने वाला अच्छा होता ही है ऐसा नहीं है। इसका मतलब है अच्छे बोलने वाले सब खराब होते हैं, ऐसा भी नहीं। पर जो अच्छा है वो अच्छा ही बोलेगा। किसी ने कहा कि सत्य बोलने वाले को स्मरण में नहीं रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था, झूठ बोलने वाले को स्मरण रखना पड़ता है कि मैंने पहले क्या कहा है। इसलिए सब ये जो कोर्ट में जो गवाह फेल होते हैं ना, वो इसी कारण होते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति मजबूत नहीं रहती। जिनकी स्मरण शक्ति मजबूत है, उन्होंने ही गवाह के बॉक्स में जाना चाहिए, बाकी लोगों ने हिम्मत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो झूठ कभी भी सामने आता। तो व्यक्तित्व विकास है। तो क्या आज की शिक्षा पद्धति में केवल आज की शिक्षा ये ज्ञान केंद्रित नहीं है, ये जानकारी केंद्रित हो गई है। आज अगर भारत को हमको सबको चिंतन करने की आवश्यकता है कि इंफॉर्मेशन सेंटर से हटकर हम नॉलेज सेंटर की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। आज का छोटा बालक भी कई बातें जानता है, इसका मतलब वो ज्ञानी है ऐसा मानना है क्या?
नहीं, बहुत सी बातें जानता है। छोटे छोटे बालक जानते हैं आज का इंटरनेट क्या है, आज का मोबाइल क्या है, आज की फेसबुक क्या है, आज का यूट्यूब क्या है, वो सब जानता है। तो क्या कहेंगे हम, ये हमारे बच्चे आज के बड़े ज्ञानी है? नहीं, ज्ञानी नहीं है, जानकार। अगर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान युक्त बनाना है तो आमूल परिवर्तन की तैयारी भारत को करनी पड़ेगी और दुनिया के सामने भी एक रखना पड़ेगा कि जो स्वामी जी ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैन। इसका नमूना कौन खड़ा करेंगे? उस दिव्यत्व को जगाने वाली शिक्षा है क्या आज? क्षमताओं को विकसित करने की शिक्षा है, उस दिव्यत्व को जगाने की व्यवस्था कहाँ है आज? शिक्षा कहाँ है? और लिए शिक्षा का एक बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। हम समझौता न करते हुए चलेंगे तो ही टिक पाएंगे। अगर हमारा इस विषय के अंदर लचीलापन आ गया तो आज जो विकृतियाँ शिक्षा क्षेत्र में हैं वो और अधिक से अधिक गर्त में जा सकती है। इंस्टीट्यूशन बनेंगे, संस्थाएं बनेंगी, व्यवस्थाएं बनेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, जानकारी मिलती रहेगी। कोई कहेंगे कि आजकल ज़माना ही आईटी का है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शत्रु है क्या? नहीं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शत्रु नहीं है, पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर व्यक्तित्व विकसित हुआ है ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। ऐसा उदाहरण नहीं। हाँ, व्यक्ति को अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जानकारी से भी समृद्ध होना चाहिए, पर शिक्षा मतलब केवल जानकारी अगर रहा तो समस्या बनेगी। शिक्षा यह व्यक्ति विकसन का मुख्य बात है, जानकारी एक सब्स्टिट्यूट है, एक पूरक है। इसका महत्व स्थापित करने के लिए इस चुनौती को स्वीकार करने वाली शिक्षा संस्थाएं आज देश के अंदर चाहिए। शिक्षक संस्थान बहुत है, इस दृष्टि से काम करने वाली शिक्षा संस्थान अपने आसपास के कैसे बन सकते हैं, इस पर हम सब लोगों के द्वारा कुछ पहल होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा एक जो क्षेत्र है वो आर्थिक जगत है, उद्योग है। उद्योगों के बिना कोई समाज चलता नहीं है। पेट भी भरना है, परिवार भी चलाना है, समाज की अन्य अन्य बातें भी चलती रहना है। तो एक अर्थार्जन करने वाला समाज का वर्ग वो कुशलताओं से भरा हुआ होना ही चाहिए ना। हम गरीब रहना नहीं चाहते। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि भारत गरीब रहेगा, ऐसा नहीं कहा है। और भारत कभी गरीब नहीं था। समृद्ध, संपन्न, सोने की चिड़िया वगैरह वगैरह जो शब्द प्रयोग चलते वो कोई काल्पनिक बातें नहीं है। भारत एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में था, तो इसके संपन्नता के विरोधी नहीं है। हम समृद्ध बने इसके खिलाफ नहीं है। ये तो एक किसी भी समाज जीवन का सामर्थ्य स्थापित करने के लिए उसको संपन्न होना अनिवार्य है, पर केवल संपन्न होना अनिवार्य है क्या, ये प्रश्न आता है। आजकल हम कभी कभी कहते हैं और अंग्रेजी का शब्द प्रयोग भी करते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज उल्टा हो गया है, हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। अब इसको कौन, ये पूरा टेबल कौन घुमाएगा? हमने किसी का कहा गपशप करते हुए कि सादगी से रहना चाहिए, तो लोगों ने कहा सादगी रहना है तो गरीबों का लिए, अगर हमारे पास पैसा है तो हम सादगी से क्यों रहे? तब कहना पड़ता है कि सादगी यह आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं, ये मानसिक अवस्था का लक्षण है। हम साधे मन से रहे, संपन्न रहे। संपन्नता के विरोधी समृद्ध भारत चाहिए। फटे हाल, 2 समय का भोजन नहीं मिला, ये सभी लोग ऋषि मुनि नहीं मनाना है कि जंगल में जाकर रहेंगे और कंदमूल खाकर रहेंगे। नहीं, अच्छा खाना पीना खाकर रहेंगे, लेकिन लूटपाट करके तो नहीं खाएंगे ना। अब ये जब चला तो, और ये आर्थिक संपन्नता है। आज तक देश के हजारों वर्षों के इतिहास में सुविधाओं का निर्माण राजा ने नहीं किया, सुविधाओं का निर्माण देश के संपन्न समृद्ध उद्योगपतियों ने किया है।
लोग धर्मशालाएं बनाते थे, नदी के घाट बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, जंगल वन विकसित करते थे, रास्ते बनाते थे। ये काम सब बड़े बड़े उद्योगपति करते थे, बड़े बड़े उद्योगपति करते। तो पैसा कमाएंगे और जितना मेरा अधिकार है, जितना मेरी आवश्यकता है, उस पर ही मेरा अधिकार है। बाकी मैं जो निर्माण कर रहा हूँ वो, एक ने कहा कि ये शायद एकदम सबको स्वीकार नहीं होता है कि जितना पैसा कमाने के लिए तुमने मेहनत की है, उस मेहनत का मुआवजा तुम लीजिए, बाकी तो पैसा समाज का है, तुम्हारा थोड़ी है, तुमने थोड़ी बनाया है, तुमने मेहनत की है, इसलिए उस मेहनत के मुआवजे में तुमको पैसा मिलना चाहिए, कोई दो राय नहीं। पर कमाया हुआ सब पैसा मेरा ही है। ये जब चला, ये जो विकृति आई, और ये विकृति आज नहीं, जब जब इस प्रकार की विकृति समाज में आई तब तब समाज ने उनको ठीक करने का प्रयास किया है। आंतरिक शक्तियाँ इतनी थी कि ऐसे भोग विलास में रहकर दूसरों का शोषण करने वाली शक्तियाँ कभी भी इस देश में सम्मानित नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। इसको हर समय धनवान समाज की जो शक्ति है, उन्होंने इसको स्मरण करने की आवश्यकता रहती है कि ये सारा धन, इसकी मेहनत का मैं अधिकारी हूँ, इसके लिए जो मुझे मिलना चाहिए वो मिलेगा, पर जो आया हुआ सब मेरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। ये दृष्टिकोण देना पड़ेगा, दृष्टिकोण देना पड़ेगा। आजकल जो भ्रष्टाचार वगैरह चर्चा चलती है ना, भ्रष्टाचार में पहला सूत्र है कि जो मेरे जेब में है वो मेरा है, उसका आगे का कदम है जो तुम्हारे जेब में है वो भी मेरा है, और तुम्हारे जेब से निकालकर मेरी जेब में डालना, इसकी कुशलता प्राप्त करना यानी शिक्षित है। अभी आप कहेंगे कि ये तो बड़ी गलत बात हो गई, अरे गलत नहीं, तो वास्तविकता है। सारा चिंतन अगर उसी के अंदर चलेगा तो देश का, समाज जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है। लेकिन उद्योग, आर्थिक जगत चाहिए, लेकिन अपने यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उसका आज के युग में उसका क्या संदर्भ है, कैसे व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी, इसके बारे में अवश्य सोचने की आवश्यकता है। एक सूत्र भारत की आर्थिक जगत का माना गया कि यहाँ पर सभी प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं विकेंद्रित थी। ये तो जब औद्योगिकरण हुआ दुनिया में तो उसके प्रभाव में हम लोग आ गए। मैं मानता हूँ कि बड़े उद्योगों की आवश्यकता रहती है, पर बड़े उद्योगों के साथ साथ ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों को जितना बढ़ावा दिया जाना चाहिए उतना अगर हम देंगे तो देश का अर्थतंत्र भी असंतुलित नहीं होगा। इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री और विलेज इंडस्ट्री का महत्व है। विकेंद्रित व्यवस्थाएं चाहिए, पर जब साधन खड़े हो गए तो विकेंद्रित व्यवस्था केंद्रित होती गई। दिल्ली में बनने वाली चीज़ केरल के मार्केट में मिलेगी, और केरल में बनने वाला चावल और या मछली जो भी कुछ है वो दिल्ली में मिलेगा। आवश्यकता क्या है? और इसलिए इस तंत्र को चलाने वाले, राज्य तंत्र को चलाने वालों ने इस उद्योग जगत को भी एक सही दिशा और देने की आवश्यकता रहेगी। हम समृद्ध स्वावलंबी भारत अवश्य चाहते हैं, फटेहाल भारत हमको नहीं चाहिए। अंतिम क्षेत्र है, मैं थोड़ा समय की सीमा, घड़ी एक अच्छा है कि घड़ी इधर नहीं है, इधर है तो वो मुझे दिखाई देती है। एक और क्षेत्र है कला का। तो आज की कला क्या मनुष्य को विकृत बनाएगी, समाज को वासनाओं के अधीन करेगी, कि संस्कारों को निर्माण करेगी? मैं चित्रकार हूँ, मैं शिल्पकार हूँ, मैं नृत्य करती हूँ, मैं संगीत में हूँ, मैं नाटक में हूँ, मैं साहित्यकार हूँ। मेरी कलम का, मेरी कलाओं का, मेरी प्रतिभाओं का, मेरी क्षमताओं का उपयोग समाज के उत्थान के लिए होगा कि समाज के पतन के लिए होगा? आज एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कला का क्षेत्र नई पीढ़ी को क्या पतन की ओर ले जा रहा है कि उत्थान की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और इसलिए कला का क्षेत्र भी होता है, और इसलिए यह इस प्रकार का समाज जीवन को प्रभावित करने वाली सभी प्रकार के तंत्र और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, इन सब का अपना अपना भी दायरा चिंतन का हो, और इन सब के चिंतन में भारत का रहने वाला सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति राजा तक
सब उसके साथ उन सारी व्यवस्थाओं से जुड़कर अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, तब भारत कहीं जाकर यह विश्व को मार्गदर्शन करने वाला भारत बनेगा। कभी कभी लगता है कि विश्व का मार्गदर्शन करने वाला भारत तो क्या केवल 2-4 लोग रहेंगे? 2-4 लोग भारत में हमेशा ही अच्छे रहे हैं, कभी भी यहाँ पर श्रेष्ठ लोगों की कमी नहीं पड़ी। प्रश्न तब निर्माण हुआ कि जब सामान्य व्यक्ति का जीवन पतन की ओर गया, तब जाकर चुनौतियाँ, तब जाकर प्रश्न निर्माण हुए। श्रेष्ठ जनों के कारण मार्गदर्शक हमेशा मिलते रहे, लेकिन जब तक समाज का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जो उसकी ऊंचाई जब नहीं बढ़ेगी, तब तक भारत विश्व गुरु बनने की संभावना नहीं है। हम नेता बन सकते हैं विश्व के, हम विश्व के गुरु नहीं बन सकते। भारत को विश्व का नेता बनना है कि विश्व का गुरु बनना है? और गुरु बनना है तो यहाँ के जीवन के जितने भी हम क्षेत्र देखेंगे, कुछ क्षेत्रों का मैंने उल्लेख करने का प्रयास किया, इन सब की सकारात्मक ऊर्जा ही भारत को विश्व गुरु बनाने का सामर्थ्य रखती है। कुछ लोगों का सामर्थ्य ये भारत को आगे ले जाएगा, दुनिया को नेतृत्व कर सकता है, गुरु नहीं बन सकता। नेतृत्व बनना और गुरु बनना दोनों में अगर अंतर है, तो गुरु बनने की दिशा में अगर भारत को ले जाना है तो यहाँ का जन सामान्य एक उसी प्रकार के विकसित होना चाहिए। और विकसन के जो भी मार्ग है, उस मार्गों की आज की विकृतियों को समाप्त करते हुए फिर एक बार श्रेष्ठ बातों को स्थापित करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ की व्यक्ति पुरुषार्थी चाहिए, शक्ति संपन्न चाहिए, सब प्रकार की क्षमताओं से परिपूर्ण चाहिए। और इसकी दूसरी शर्त है कि ऐसा समाज सुरक्षित भी रहना चाहिए। अगर समाज ही सुरक्षित नहीं रहा तो इन प्रतिभाओं के बल पर हम कैसे नेतृत्व, कैसे देश विश्व को आगे बढ़ा पाएंगे। और इसलिए इस प्रकार की गोष्ठियाँ, इस प्रकार के आयोजन ये होते रहे, इससे हम सब लोग लाभान्वित होते रहे। फिर एक बार इस प्रकार के चिंतन का अवसर हमको बार बार मिलता रहे। आयोजकों को मैं एक बार हृदय से धन्यवाद देते हुए और आप सबके अंदर की जो राष्ट्र के और समाज के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति को नमन करते हुए मेरी बात पूरी।